भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज सफलता के नए झंडे गाड़ने वाला है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आज 5 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पेस सेंटर में मौजूद हैं। प्रक्षेपण यान PSLV C-23 सुबह यानी अब से कुछ देर बाद 9:52 पर उड़ान भरेगा। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की 23वीं उड़ान अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी की नई इबारत लिख देगी। सैटेलाइट प्रक्षेपण की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसरो ने कमाई के मामले में भी आगे कदम बढ़ा दिया है। इसी सिलसिले में आज PSLV C-23 के जरिए 4 देशों के 5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। पूरी तरह से व्यावसायिक मकसद से किए जा रहे इस प्रक्षेपण को लेकर वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं। जो हमारे यहाँ से लॉन्चेस होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम है। पूरे अगर वर्ल्ड में हम लोग कंपेयर करेंगे, आप कहीं और जाके लॉन्च करवाएंगे अपने सैटेलाइट को तो वो महंगे लॉन्च होंगे। हम लोग सबसे कम कीमत पर लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर के उपग्रह को PSLV C-23 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फ्रांसीसी उपग्रह स्पॉट 7 714 किलोग्राम वजनी है। जर्मनी का उपग्रह AISat का वजन 14 किलोग्राम है। कनाडा के 2 उपग्रह NLS 7.1 और NLS 7.2 15-15 किलोग्राम के हैं। सिंगापुर के उपग्रह वेलोक्स 1 का वजन 7 किलोग्राम है। इसरो 2012 में भी फ्रांस का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। इससे साफ होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के तमाम देशों का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसरो ने करीब 99 से ही कमर्शियल लॉन्च करने शुरू कर दिए थे और अभी तक करीब 30 से 35 सैटेलाइट वो लॉन्च कर चुके हैं। इन उपग्रहों को उनके देशों की जरूरत के हिसाब से अंतरिक्ष में अलग अलग ऊंचाई और कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और जैसा कि हमने आपको बताया, PSLV C-23 के प्रक्षेपण के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। रविवार को मोदी ने स्पेस सेंटर जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की और लॉन्च साइट का दौरा किया। श्रीहरिकोटा पहुंचने से पहले मोदी ने ट्वीट कर बाकायदा इसकी जानकारी दी थी कि वो सैटेलाइट लॉन्चिंग के वक्त श्रीहरिकोटा में मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि केंद्र सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं श्रीहरिकोटा से इस लॉन्च पर PMO इंडिया का ट्वीट आया है, जिसमें प्रधानमंत्री के इस मौके पर मौजूद रहने की बात कही गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रक्षेपण यान PSLV की खासियत क्या है और PSLV C-23 की उड़ान के साथ भारत ने कैसे अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। इसरो में विकसित प्रक्षेपण यान PSLV अब तक 65 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहा है। इनमें से 30 भारतीय और 35 विदेशी उपग्रह थे। इससे पहले चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर PSLV ने खासी चर्चा बटोरी थी। इसे इसरो का सबसे कामयाब लॉन्च व्हीकल माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसरो 2000 किलोग्राम के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के मामले में आत्मनिर्भर होने की कगार पर है। इतने भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता गिने चुने देशों के पास है। ऐसे में आने वाले वक्त में कुछ और विदेशी मुल्क भारत के लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करें तो हैरानी नहीं होगी। तो सारे के सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो विदेश के हैं, जिसको हम लोग कमर्शियल लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हमारा अपना कोई सैटेलाइट इस बारी नहीं है, ये प्योरली एक कमर्शियल लॉन्च है। आज PSLV C-23 के साथ उड़ान भरने वाले 5 विदेशी उपग्रहों में सबसे अहम है फ्रांस का उपग्रह स्पॉट 7। इस उपग्रह को धरती की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। जर्मनी का उपग्रह AISat का इस्तेमाल हाई ट्रैफिक जोन में सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। कनाडा के 2 छोटे उपग्रहों NLS 7.1 और NLS 7.2 का इस्तेमाल सब अर्बन एरिया में GPS सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। सिंगापुर का उपग्रह वेलोक्स 1 को इमेज सेंसर के तौर पर डिजाइन किया गया है। विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। शिक्षाविद ऋषभ जैन हमारे साथ हैं। ऋषभ, इससे पहले कि कोई टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे सिंपल वे में जानना चाहूंगा कि अभी जो प्रोसेस होने जाएगा, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, ये जो पूरा लॉन्चिंग होगा उसमें अगर स्टेजेस में आप हमें समझा पाएं कि हम अपनी आंखों से कब तक देख पाएंगे उस यान को, क्या कुछ होता है वो पूरा प्रोसेस, अगर आप समझा पाएं हमें। ठीक है। फ्यूल भरा जा चुका है यान के अंदर, और काउंटडाउन के बाद जैसे ही इसका इग्निशन होगा, सबसे पहले हमें इसके नोजल के थ्रू एग्जॉस्ट आता दिखेगा। बहुत ही तेज़ वेग से ये गैसेस बाहर निकलेंगी और करीबन 300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होता हुआ ये लॉन्च करना शुरू करेगा। इस रॉकेट के 4 स्टेजेस हैं और करीबन 2 मिनट तक, 2 से 2.5 मिनट तक हम इसे ट्रैक कर सकते हैं अपने कैमरास वगैरह के यूज़ करके। तो मौसम पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हाँ, मौसम पे बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि अगर मौसम ख़राब रहेगा, हवा में अगर नमी रहेगी तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है हवा की, जिसकी वजह से हम इसको कम देर के लिए देख पाएंगे। लेकिन जितनी भी दूर से हम इसको देखेंगे बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा। एक रॉकेट उड़ता हुआ 6 से 10 किलोमीटर की दूरी से एक बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, और भारत के लिए एक आज बहुत ही अच्छी घड़ी है, क्योंकि हम एक यूरोपियन यूनियन जैसे एक यूनिट के लिए हम एक उनका सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ऋषभ, यही मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं PSLV की बात करूं तो अब तक 65 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहा है। तो क्या ये जो सफलता रही है, ये भी एक पैमाना माना जा सकता है कि भारत पर इतना भरोसा जताया जा रहा है? बिल्कुल, भारत एक तरीके से दबदबा अपना बनाना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत एक कमर्शियल तौर पे सबसे सस्ता एक उपाय देता है बाकी देशों को अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने का। एक देश जैसे सिंगापुर है, जो एक बहुत ही छोटा देश है, जिसके पास अपना कोई भी उपकरण नहीं है लॉन्च करने के लिए, वो अपनी पहली ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, एक टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जिसमें उसने काफ़ी सारी तकनीकें यूज़ करके एक छोटी सी 7 किलोग्राम की सैटेलाइट बनाई है, जैसे हम क्यूबसैट कहते हैं। तो इनके पास अभी अपनी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे इसको लॉन्च कर सकें। तो भारत जैसे देश जिनके पास ऐसी तकनीक है और सबसे सस्ते तौर से ये देते हैं और देशों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए आप इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो काफी हद तक निर्भर करते हैं। एक तरीके से जैसे बांग्लादेश को अगर कुछ लॉन्च करना है, श्रीलंका का कुछ लॉन्च करना है, या फिर इनफैक्ट आसपास के जितने भी देश हैं हमारे। ये काउंटडाउन आना शुरू हो गया है जो भी स्क्रीन पर दिख रहा था। अभी आप बताएं इस वक्त क्या चल रहा होगा? इस वक्त सारे के सारे उपकरणों को एक फाइनल टेस्टिंग का फेज होता है जी, और अपना जितना भी इनके सेंसर्स हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, देखते हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। धड़कनों को आइए हमारे साथ आप भी जुड़िए, क्योंकि हर प्रमोशन कुछ न कुछ नया सिखाता है, और सही मायने में अंतरिक्ष विज्ञान और उससे भी रॉकेट साइंस की यही तो चुनौतियां हैं। केवल 30 सेकंड दूर, अपना खामोश आप काउंटडाउन सुनिए। 15 seconds. Ignition ignition authorized. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +7, लिफ्ट ऑफ सक्सेसफुल की घोषणा। सफल गमन पथ पर सफलता की इबारत, कड़ी मेहनत व अनवरत परिश्रम की नई कहानी देख पा रहे हैं कि बादलों के बीच हमारा PSLV बिल्कुल अपने पथ पर अग्रसर, जैसे जानता हो कि उसे किस राह निकालना है। PSLV C-23 का रास के नाम एक और संदेश, मैं गहन अंतरिक्ष की गहराइयों में गोता लगाकर फिर कोई सफलता का सितारा दूंगा। सफल ज्वलन के पश्चात आकाश की गहराइयों में लगातार उनसे दूर जाता PSLV C-23 आपके स्क्रीन पर। PSLV जिसने न जाने कितनी बार ऐसे हमें अंतरिक्ष के रास्ते, कभी पृथ्वी की निचली सूर्यकुल कक्षा में पहुंचाया, तो कभी 35,786 किलोमीटर ऊंचाई वाली सूर्यकुल कक्षा में, हम कभी चंद्रमा के आसपास तक पहुंचे, अब रक्तिम ग्रह मंगल की राह पर। We have had a beautiful liftoff. The mission control center is still reverberating with the sound of the rocket. We can see the ground rate. We can see the trajectory. It is being followed. Already the vehicle has reached an altitude of 25 kilometers and has a relative velocity of 981 meter per second. We have crossed the transonic as well as the high dynamic pressure regime of the atmosphere. जी हाँ, इस समय आप अपने स्क्रीन पर रेंज वर्सेस एल्टीट्यूड और ग्राउंड ट्रेस देख पा रहे होंगे। हम लगभग 24 दशमलव या 26.9 किलोमीटर के
क्रॉस कर चुके हैं। ऋषभ, आप जो इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप क्या बताएंगे इस वक्त कहाँ तक पहुँच गया है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? इसके पहले स्टेज की सेपरेशन जो है वो 110 सेकंड पे ये है। कुछ दिखाई दे रहा है हमें इस वक्त। हाँ, तो ये ट्रैकर है जो आपको ये इस पे एक हरी लकीर दिख रही है जी, इस पे हमें फिलहाल जो रॉकेट का और वो पाथ है जो वो फ्लैश दिखाई कर दे रहा है वो रॉकेट है। हाँ, वो रॉकेट है। तो 110 सेकंड पे इसका पहले स्टेज का सेपरेशन है, जो भी कुछ ही देर में होने वाला है। इनफैक्ट हो गया होगा अभी तक तो। हाँ, और उसके बाद फर्स्ट स्टेज जो इसका सॉलिड फ्यूल से चलता है, उसके बाद इसका सेकंड स्टेज आएगा जो उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ाएगा, और उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है न्यूटन का। जो वो स्टेजेस दिखाई गई हैं स्क्रीन पर वो क्या हैं? 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं। इनफैक्ट इसमें 4 स्टेजेस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं जिनकी सेपरेशन होंगी। तो अभी ये पहला मेरे ख्याल से पार हो चुका है, जैसे हम दिखा रहे हैं PS1 सेपरेशन, विच इज फर्स्ट स्टेज सेपरेशन। तो ये ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, अभी सेकंड स्टेज के सेपरेशन की तरफ जा रहा है। वहाँ इसके बाद हीट शील्ड भी सेपरेट होगी, उसके बाद थर्ड स्टेज पे पहुंचेगा, फिर फोर्थ स्टेज पे पहुंचेगा, उसके बाद जो उनकी मेन सैटेलाइट है स्पॉट 7 उसको सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद बाकी की जो 4 सैटेलाइट्स हैं उनको क्लस्टर्स में अलग अलग हाइट पे अर्थ से छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो जैसे कब माना जाए कि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक वो स्थापित हो गया है, और वो 5 जो उपग्रह साथ लेके जा रहा है उनको कैसे रिलीज करेगा, कहाँ रिलीज करेगा, उस बारे में कुछ बताएं। इसको सक्सेसफुल को मानने के काफी मायने हैं। मेन जो सैटेलाइट है वो उनका सबसे बड़ा गोल है उसको लॉन्च करना। तो स्पॉट 7 जैसे ही अपनी कक्षा में आ जाएगी, ये देखिए आप, ये वो सेकंड स्टेज पार कर लिया उसने। हाँ, ये सेकंड भी इसका पार हो गया है, इसका सेकंड सेपरेशन हो गया होगा। और जो राइट साइड में स्क्रीन में दिख रहा था ब्लू स्क्रीन, वो क्या है? इसमें टाइम दिखा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, जो अभी 2.5 किलोमीटर्स पर सेकंड है। अब ये थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, थर्ड स्टेज की तरफ भी बढ़ रहा है, और इसकी रेंज अभी 195 किलोमीटर्स की हो गई है, मतलब 195 किलोमीटर्स ऊपर जा चुका है ये। तो अभी इसकी स्पीड जो है और बढ़ती जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच के उसके बाद जाके एक ऐसी कक्षा में पहुंच जाएगा करीबन 650 किलोमीटर की, जहाँ ये स्पॉट 7 को छोड़ेगा। उसके बाद कनेडियन सैटेलाइट्स, सॉरी उसके बाद जर्मन सैटेलाइट, फिर कनेडियन सैटेलाइट्स और फिर सिंगापुर की सैटेलाइट। तो इसको कैसे माना जाता है कि ये लॉन्चिंग जो है सक्सेसफुल रही है? इसको अब मान लिया जाए? अभी इसको नहीं कह सकते सक्सेसफुल है, जब तक पहली सैटेलाइट अपनी कक्षा में नहीं आ जाएगी हम इसको सक्सेसफुल नहीं मान सकते। उसमें लगभग कितना वक्त लगता है? करीबन 8 से 8.5 मिनट या उससे ज्यादा। तो अभी ये क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज क्रॉस किया है जैसे लग रहा है अभी। थर्ड स्टेज इसने जो बिल्कुल क्रॉस किया है, तो उसका फर्स्ट सेकंड सॉलिड फ्यूल वाला तीसरा स्टेज शुरू हो गया होगा। हाँ। और उसके बाद इसकी फिर सेपरेशन शुरू होगी थर्ड स्टेज की। तो जैसे जैसे इनकी सेपरेशन होती रहती है, रॉकेट का साइज छोटा होता जाता है। हाँ। और उसके हिसाब से इनकी फिर स्पीड भी गेन करते रहते हैं। ऊपर जाके जो हवा का दबाव होता है वो कम होता है, और इसकी वजह से रॉकेट का जो वेग होता है वो निरंतर बढ़ता जाता है। तो आप वेदर की बात कर रहे थे, तो आज जो हम देख पाए अपनी आंखों से, वो 2 मिनट के लगभग वक्त आपने बताया था कि वो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि वो मौसम उस हिसाब से उपयुक्त था, हम उसको देख पाए अच्छे से? हाँ, जिस एरिया से ये लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा, वो साउथ इंडिया के साइड है। हाँ। और अभी जैसे हमें पता है कि ये टाइम है मॉनसून आने का, तो थोड़े बहुत बादल होती हैं। तो आज हम बहुत लकी हैं कि हमने सही टाइम पे इस रॉकेट को लॉन्च कर लिया है, नहीं तो उस एरिया में काफ़ी सारे बादल हमें हमेशा मिलते हैं, और कई बार हमें लॉन्चेस को डिले करना पड़ता है मौसम की वजह से। और ये जो 2 मिनट तक हमने साइड देखी, नॉर्मली 1-1.5 मिनट 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट तक बिल्कुल जिस दिन क्लियर मौसम होता है उस दिन हम देख सकते हैं। तो भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं? भारत के लिए मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा जो ये PSLV रॉकेट है, एक तरीके से जैसे राणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, वैसे ही हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए, भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए PSLV भी एक चेतक घोड़े की तरह है, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि 65 सैटेलाइट को इससे पहले लॉन्च कर चुका है, जिसमें से 30 इंडियन सैटेलाइट हैं और 35 और देशों की हैं। तो जितना भरोसा PSLV के ऊपर भारत करता है, उतना ही और देश भी करते हैं, और यूरोपियन यूनियन। अगर आप राइट साइड देखें स्क्रीन में, तो वो आप थोड़ा समझाएं, वो फोर्थ स्टेज जो है उसके पास फ्लैश करता हुआ नजर आ रहा है हमें। फोर्थ स्टेज जैसे ही हमारा शुरू हो जाएगा, तब एक फाइनल हमारा एक इंजन उसमें होगा जो लिक्विड इंजन है। हाँ। और तब तक ये काफी ऊपर पहुंच होगा, जैसे हम स्पेस का शुरुआत जैसे हम कहते हैं। अच्छा। और वहां जाके अगर कोई इंसान जाए तो उसे वेटलेसनेस फील होना शुरू हो जाती है, जैसे हम माइक्रोग्रेविटी भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आके काफी महत्वपूर्ण एक ये स्टेज होता है, क्योंकि इसके बाद
हमारी जो पहली सैटेलाइट है जिसका फोर्थ नाम है स्टेज के बाद क्या होगा, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को समझा हाँ, पाए। फोर्थ स्टेज के बाद इसमें एक्चुएटर्स लगे होते हैं, पटाखे मान लीजिए, और इन पटाखों से बोल्ट होता है, वो उससे जुड़ा होता है ये सैटेलाइट से। तो जैसे ये पटाखा बजता है तो एकदम से सैटेलाइट उससे छूट जाती है, अच्छा, और अपनी कक्षा में स्थापित हो जाती है। तो इसी तरह जो उसका ऊपर का जो कोन है PSLV का, उसमें पांचों की पांचों सैटेलाइट अलग अलग जगह पे लगी हुई हैं। अच्छा। और सबसे आगे स्पॉट 7 है, स्पॉट 7 के पीछे दूसरी ASAT है, और बाकी सैटेलाइट्स साइड में लगी हैं। तो कौन सी कंट्री के वो उसको कहाँ पर वो करना है वो पहले से तय रहता है? ये सबसे पहले से ही तय होता है, क्योंकि ये बहुत सीक्वेंस में करना पड़ता है। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं, और जरा सी भी इसमें थोड़ी सी अगर इधर उधर हिल भी गई या थोड़ी सी खरोच भी आ गई तो सैटेलाइट में भी काम ना करे। अच्छा, तो इसको पहले से ही डिसाइड करके बहुत अच्छी तरह प्लेस किया जाता है, और जब ये मूव करना शुरू करता है तो इतना ज्यादा उसमें कंपन होता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को अगर इतना कंपन दिया जाए तो ढह सकती है। ये स्टेज कौन सी है आप समझा पाएंगे? इस वक्त क्या हो रहा है राइट साइड में जो नजर आ रहा था? फोर्थ स्टेज सेपरेशन अभी मेरे ख्याल से शुरू होने वाला ये होगा। देखिए आप जो दिख रहा है अभी। हाँ जी, एक्चुअली स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा है, बट फोर्थ स्टेज का सेपरेशन अभी शुरू होने वाला होगा करीबन। तो इस टाइम पे जब ये सेपरेशन शुरू होने वाला है तो अपने फाइनल स्टेजेस में अब रॉकेट पहुंच गया है, और हाँ, फाइनल स्टेजेस में ये रॉकेट अभी पहुंचने वाला है बस अपने, और उसके बाद इसका सैटेलाइट को रिलीज करना किया शुरू जाएगा, रिलीज होगा। हाँ जी। जो 5 सैटेलाइट्स अपने साथ लेके गया। आप ये बताइए हमें ऋषभ की फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों के मतलब उन्होंने भारत पर भरोसा जताया है, तो ये एक तरह से अपने आप में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है भारत के लिए। हाँ जी, देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था कि छोटे छोटे देश और ये बड़े बड़े देश, सारे के सारे देश एक भारत जैसे देश पे जिसने अपना सैटेलाइट प्रोग्राम बहुत लेट स्टार्ट किया, हम अगर यूएसए से कंपेयर करें या यूएसएसआर से कंपेयर करें, और हमने बहुत ही जल्दी काफी भारत एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा बहुत अच्छा होगा, तभी भारत पे विश्वास जताता है। जी हाँ, भारत बहुत सस्ता पड़ता है, और भारत की जो प्लेसमेंट है वो इक्वेटर के काफी पास है। हाँ। तो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, कोई भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए इक्वेटर के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो धरती है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। तो कोई भी रॉकेट को अगर लॉन्च किया जाता है और वो उसी की स्पीड ले ले, धरती की स्पीड ले ले, तो आपको एक तरीके से एक फ्री राइड मिल जाती है। तो इससे बहुत फायदा होता है, और रॉकेट फ्यूल जो है वो कम यूज होता है। इसी रीजन की वजह से भारत को प्रेफर किया जाता है और कंट्रीज के कंपैरिजन में। प्लस हमारी जो तकनीकी उपलब्धियां, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो काफी एकजुट होकर काफी जल्दी जल्दी ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले ही हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन पहली बार लॉन्च किया था, अब एक सैटेलाइट को उससे लॉन्च किया था। हाँ। तो ये किसी एक देश के लिए जो एक टाइम पे अपने रॉकेट्स को किसी एक बैलगाड़ी पे ट्रांसपोर्ट करता था पॉइंट A से पॉइंट B पे, और आज हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जिस यूरोपियन यूनियन के रॉकेट पहले हम इस्तेमाल करते थे, अब उन्हीं की सैटेलाइट्स हम अपने रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, और खासकर जो एशिया रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें भारत का दबदबा बन गया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अभी 2 देश हैं जो ऐसे लॉन्चेस कर सकते हैं, एक भारत और एक चाइना। और कमर्शियली अभी सिर्फ भारत ही इतने सस्ते तौर पे बाकी कंट्रीज को सैटेलाइट लॉन्च मुहैया करा रहा है। ये बताएं आप कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तालियां बजती हैं, यानी सक्सेसफुली वो लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली हो गया सब कुछ, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि लोग अभी खामोश बैठे हैं, एक टक्की लगाए देख रहे हैं। हाँ, अभी फोर्थ स्टेज का इग्निशन शुरू नहीं है, वो 531वें सेकंड पे शुरू होगा। अच्छा। और अभी करीबन 10 मिनट हुए हैं। हाँ। तो इनफैक्ट नहीं, शुरू हो चुका होगा, हाँ, कट ऑफ नहीं हुआ है। फोर्थ स्टेज का इग्निशन शुरू हो गया, 600 सेकंड बीत चुके हैं, और जब 1000 सेकंड हो जाएंगे तब थोड़ा साधारण भाषा में समझाएं आप इसको, फोर्थ स्टेज को थोड़ा क्लियर करें हमें। देखिए, कोई भी रॉकेट जो होता है उसका वजन 90% उसका वजन उसका फ्यूल होता है, उसका जो ईंधन होता है जी। और आसपास सब जगह उसका लोहे की केसिंग होती है जिससे ऊपर सैटेलाइट रख के रह जाते हैं जी। तो एक टाइम के बाद इसके फ्यूल टैंक खत्म हो जाते हैं। अच्छा। पहले स्टेज के, तो उन फ्यूल टैंक्स को छोड़ दिया जाता है और उस इंजन को भी छोड़ दिया जाता है। तो उसका मतलब मान लीजिए अब रॉकेट का जो वजन है वो 75% रह गया, तो उतने ही फोर्स को यूज करके उससे कम वजन को और तेज स्पीड से ले जाया जा सकता है। ये अगर एक सिंगल स्टेज का रॉकेट यूज करते हैं, सिर्फ एक ही इंजन होता उसमें, तो उसको ले जाना ऊपर बहुत मुश्किल होता, इसलिए इसे अलग अलग इंजनों में बांटा गया है। तो एक स्टेज को आप समझ सकते हैं, हर एक स्टेज में एक इंजन होता है। तो पहला इंजन का जब इस्तेमाल हो गया, उसका फ्यूल टैंक खत्म हो गया, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 3 स्टेज और रह जाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज फायर ऑफ होता है, वो जब तक पूरा इस्तेमाल हो जाता है तब तक चलता रहता है। फिर तीसरे PSLV C-23 का काम पूरा कब खत्म हो जाता है? उसका काम तब खत्म होता है जब फाइनल सैटेलाइट
उसकी अपने कक्षा में पहुंच जाती है। 4th स्टेज पे रॉकेट इंजन का अपना काम पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बार अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट्स पहुंच जाती हैं, उपग्रह पहुंच जाते हैं, हाँ, तो उसके बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये खुद उसके आसपास घूमना शुरू हो जाते हैं। तो उनमें कुछ अपने कई सैटेलाइट्स में अपने खुद के थ्रस्टर लगे होते हैं, अपने खुद के इंजन लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को अपनी कक्षा में बैठा लेते हैं ढंग से। इसमें एक तकनीक और यूज होती है, इसको कहते हैं जायरोस्कोप। और जायरोस्कोप गोले होते हैं जो बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं, और जिस दिशा में जायरोस्कोप घूमते हैं उसी दिशा में ये सैटेलाइट जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ग्राउंड कंट्रोल से होता है। सैटेलाइट को जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं वो ग्राउंड सेंटर से डिश एंटेना के थ्रू ये सारे के सारे सिग्नल्स रिले होते हैं। तो उसमें कुछ पहले ही प्रोग्राम किया जाता है, जो उनको पता है, अपने पहले कैलकुलेशंस करते हैं, इसमें अपनी मैथमेटिक्स गणित लगाते हैं, उसके हिसाब से जाके सैटेलाइट एक जगह पहुंच जाती है। उसके बाद इसमें जो भी माइनर करेक्शंस करने होते हैं वो ग्राउंड रिले होता है। उसके बाद सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रॉकेट का जो फंक्शन है, वो रॉकेट का इस्तेमाल है, वो एक तरह का एक व्हीकल है, एक यान है जो सैटेलाइट को एक ऑल्टीट्यूड तक ले जाता है, एक हाइट तक ले जाता है। उसके बाद सैटेलाइट्स अपना काम करना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से इनकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो फ्रांस की बात करूं मैं, जर्मनी की बात करूं, कनाडा की बात करूं, ये जो देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज ये हैं, reflected in the joy and satisfaction on your faces. Fascinated by space technology, I feel specially privileged to witness this event in person. India's advanced space program puts her in an elite global group of 5-6 countries today. This is one domain in which we are at the international cutting edge, a domain in which we have pushed beyond mediocrity to achieve excellence. We have launched satellites of advanced nations. PSLV itself has launched 67 satellites, of which 40 have been foreign satellites coming from 19 countries. Even today's satellites are all from developed nations: France, Canada, Germany, and Singapore. Truly, this is a global endorsement of India's space capability. Inspired by Atal Bihari Vajpayee vision, we have sent a mission to the moon. Another is on its way to Mars as we speak. I personally follow it with great interest. We have also developed our own satellite-based navigation system. I am told this will be fully deployed by 2015. Moreover, we can be proud that our space program is indigenous. We have developed despite international hurdles. Generations of our space scientists have worked to make India a self-reliant space power. We owe them a big thank you. Our journey into space has come a long way from its humble beginnings. It has been a journey of many constraints and resource limitations. I've seen photographs of a rocket cones being transported on bicycle. And मैं जब वो फोटो देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि साइकिल के ऊपर हमारे रॉकेट के स्पीशीज को ले जाया जाता था। वो भी एक दिन थे। Our first satellite, Aryabhat, was made in industrial states in Bangalore. यानी मंजिल हमने कहां से कहां पहुंचाई है,
और ये सब क्रेडिट आप वैज्ञानिकों को जाता है। Even today, our program stands out as the most cost-effective in the world. The story of our Mars mission costing less than the Hollywood movie Gravity. मैंने सुना है कि हॉलीवुड मूवी जो ग्रेविटी मूवी बनी है उसमें जो खर्चा आया है उससे भी हमारे मार्स मिशन का खर्चा कम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Our scientists have shown the world a new paradigm of frugal engineering and the power of imagination. Friends, this success of ours has deep historical roots. हम जानते हैं मानव जीवन की यात्रा उपनिषद से शुरू होकर के उपग्रह तक पहुंची है। ऋषियों ने उपनिषद से शुरू किया था, आप वैज्ञानिकों ने उपग्रह तक पहुंचाया है। इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस, an understanding of the cosmos and its relationship to life and science is deeply rooted in our ancient thought and knowledge. Our ancestors had conceived of ideas like shunya and flying objects. कभी-कभी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अगर मानव जात को जीरो न दिया होता तो आज शायद विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर पाता। इतनी बड़ी भेंट हमारे पूर्वजों ने दी है। The works of visionaries like Bhaskaracharya and Aryabhatta continue to inspire scientists. Many misunderstand space technology to be for the elite. That has nothing to do with the common man. और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी गलती इस परसेप्शन से है। हमारी पहली जिम्मेवारी है कि इस परसेप्शन को खत्म किया जाए कि वैज्ञानिक सिद्धियां अल्टीमेटली सामान्य मानवी की जिंदगी के बदलाव के लिए है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, कभी कभी शरीर के कोई पुर्जे पर पीड़ा नहीं होती, तब तक हमें उसका मूल्य समझ नहीं आता। यूं शरीर चलता रहता है, लेकिन एकाध जगह पर कुछ गड़बड़ हो जाए फिर पता चलता है इतना महत्वपूर्ण था क्या बॉडी पार्ट। वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी विकास यात्रा में स्पेस साइंस का कितना महत्व है, ये मानव जात को समझाना, उसको अनुभव कराना, ये समय की मांग है। और मैं सभी वैज्ञानिकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने लेबोरेटरी में बैठ करके जो साधना की है, ये साधना करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। आपकी ये सिद्धियां सामान्य मानवी तक पहुंचाने के लिए शासन की प्राथमिकता बन जाए। गवर्नमेंट के सारी डिपार्टमेंट सेंसिटाइज हो जाएं, तो देखते ही देखती है दूर सुदूर जंगलों में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हम एहसास कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वैज्ञानिकों के द्वारा की गई ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी, मानव जात के कल्याण के लिए काम आएगी। I however believe such technology is fundamentally connected with the common man. As a change agent, it can empower and connect to transform his life. Technology opens up new opportunities of development and gives us
new ways of addressing our challenges. Space may seem distant, but is an integral part of our daily life today. It drives our modern communication, connecting even the remotest family to the mainstream. It empowers the child in the farthest village with quality education through long-distance learning. It ensures quality healthcare to the most distant person through telemedicines. It enables the youth in a small town with various new job opportunities. Satellite technology has made distance irrelevant. It effectively enables us to reach the unreached. It helps us connect virtually where physical connections are difficult. It has a critical role in realizing the vision of Digital India, the power of 125 crore connected Indians. GIS technology has transformed policy planning and implementation. Space imaging enables modern management and conservation of water resources. Through GIS-driven watershed development, it has been deployed in our urban planning to scientifically manage our growing towns and cities. It has also become an important tool in better managing and conserving our natural resources. Whether it be the Himalayan glaciers, oceans and forests and coastal resources or our mineral wealth. Space imagery is improving our land management systems, bringing wasteland into productive use. Our next frontier should be to extend the same to land records, bringing in accuracy and transparency for the common man. और आज मैं समझता हूं शायद गरीब से गरीब किसान के लिए उसकी जमीन के विषय में जानकारी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा कह सकते हैं कि टोडरमल के जमाने में लैंड रिकॉर्ड पर काम हुआ था और शायद उसके बाद नहीं हो पाया। कानून कहता है हर 30 साल में एक बार लैंड रिकॉर्ड को रिव्यू करना चाहिए, नया रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। लेकिन शायद आप वैज्ञानिकों के इस परिश्रम का परिणाम है कि जो काम टोडरमल ने शुरू किया था वो बहुत अधिक वैज्ञानिक आधार पर अब आपके इस रिसर्च के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। Space technology has also evolved into an invaluable asset in disaster management. Satellite communication channels often end up being the only mode of communication. Accurate, advanced warning and tracking of cycle failure saved countless lives recently. We must, as a nation, fully harness this expertise in space technology in our developmental process for social change, economic development, and resource conservation. The possibilities are limitless, the benefits enormous. I urge the Department of Space to proactively engage with all stakeholders to maximize the use of space science in governance and development. Deepening of state involvement
will be critical for the same. Friends, India is rooted in our age-old ethos of Vasudhaiv Kutumbakam, of the whole world being one family. India's space program is thus driven by a vision of service to humanity, not by desire of power. For us, it is an important instrument of our human progress. We must therefore share the fruits of our technological advancement with those who do not enjoy the same, the developing world and our neighbors in particular. We already share disaster management data with over 30 countries. We provide benefits of telemedicine to Afghanistan and African countries. But we must do more. Ye dil maange more. Today, I ask our space community to take up the challenge of developing a SARC satellite. PSLV C-23 का सफल लॉन्च हुआ, 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजे गए। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी।